अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कर रहे हैं और आज हमें जिस चैप्टर को डिस्कस करना है फर्स्ट केमिस्ट्री का वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो बारी बारी डिस्कस करते हैं, साथ साथ उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियस ऑफ एटम कांट बी डिटरमिन्ड प्रैक्टिकली व्हाई। हम किसी भी एटम का रेडियस जो है वो डायरेक्ट और प्रैक्टिकली मेजर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है, इसका आंसर आपको चैप्टर के शुरू में ही एटॉमिक रेडियाई वाला जो टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। आपको इसमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं ऐसे आपको जनरली बता रहा हूँ क्योंकि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल है कि इसके मास को हम डायरेक्टली और वो मेजर नहीं कर सकते। अब तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि हम एटम का मास डायरेक्टली मेजर कर सकें, इसलिए एटम को हम डायरेक्ट मास को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि दो एटम्स के मास को कंपेयर किया जाता है, मतलब उनके रेडियाई को कंपेयर किया जाता है और रेडियाई को कंपेयर करके फिर हम एक एटम का रेडियस है वो कंसिडर करते हैं। प्रॉपर आंसर आपको इस टॉपिक से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई साइज ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन द सोडियम आयन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर चाहे आप स्टार्ट लगा लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला भी और इससे नेक्स्ट ये भी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सोडियम आयन का साइज जो है सोडियम एटम से कम क्यों होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो फिर एक पॉजिटिव आयन बनता है। तो सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और सोडियम आयन बन गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले जितने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से पहले की निस्बत साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से सोडियम आयन का साइज़ कम होता है, सोडियम एटम का साइज़ ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन है व्हाई साइज ऑफ क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एटम। क्लोराइड आयन का जो साइज है वो क्लोरीन एटम से ज़्यादा क्यों होता है। इसकी वजह बेसिकली क्या है, इसकी वजह भी यही है, सेम ऐसे कि जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव आयन बनता है। इसी तरह क्लोरीन एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोराइड आयन बन गया। अब क्लोराइड आयन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होगी और रिपल्जन होने की वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्लोराइड आयन का साइज़ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एटम। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आपको प्रॉपर डिटेल के साथ आयनिक रेडियाई वाले टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। नाम से ही पता लग रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक से आपको इसका आंसर मिलेगा। पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि एटम का साइज श्रिंक हो रहा होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसकी वजह यह है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो उनको रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो हमें लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आप इस पर भी स्टार्ट लगा सकते हैं। व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट वन। मैग्नीशियम की 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। पहले Mg एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, फिर दूसरा निकालता है तो वो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और हमेशा सेकंड की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तो ऑलरेडी न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन के बाकी बच गए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में पहले से ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाते हैं। ऐसे ही है ना, तो हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हमें दूसरा निकालने के लिए पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, इसका आंसर भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स में से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आई डिपेंड करती है, ये भी आपको इसी टॉपिक से मिलेगा आंसर। वो चंद एक फैक्टर्स हैं जैसे शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एटॉमिक साइज, और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर भी स्टार लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उस दौरान से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और वो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि एटम के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अपने, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन करेंगे, रिपल्जन की वजह से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी।
लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड होने दिया उन इलेक्ट्रॉन्स ने, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने नहीं देते, तो फिर हमें ज़बरदस्ती एनर्जी देकर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, इसको धक्का देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को कि वो उस एटम में चला जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें फोर्स देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी, मतलब उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। समझ आ गई? फर्स्ट जो है वो एक्सो है जिसमें एनर्जी निकलती है, और सेकंड जो है एंडोथर्मिक है जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो भी फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी के हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, शेलिंग इफेक्ट, और तीसरा क्या बोला था, एटॉमिक साइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स, यानी इसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स बताने, पीरियड में ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कोई बता सकते हैं? जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है ना एक एटम के न्यूक्लियस की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। The ability of an atom to attract shared pair electron toward itself, this is called electronegativity। ठीक है, एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकेगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब ये इसके ट्रेंड्स देखें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये कम होती है। वजह इसकी वही है जो हमने पीछे देखी आयनाइजेशन एनर्जी में, कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पावर इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन ग्रुप में जब जाते हैं तो क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट वाई। आप देखिए ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट किलो जूल पर मोल क्यों एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये बेसिकली एक रिलेटिव पावर है, मतलब दो एटम्स को रिलेट कर रहे होते हैं और रिलेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। इसकी सिंपल वैल्यू लिखते हैं 4.0, 3.2, यूनिट साथ कोई नहीं होता। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ लैविस ऑर्डर। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की तरफ आ रहे हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे पहला आया है लिमिटेशन ऑफ लैविस मॉडल। लैविस स्ट्रक्चर जो डायग्राम्स थी उनकी लिमिटेशंस के इसमें आपने ये बताना है। लैविस की डायग्राम की लिमिटेशन ये थी, पहली ये कि इसने हमें एटम की मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, हमें इस स्ट्रक्चर का ये ड्रॉबैक था इस मॉडल का कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आया सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड कौन सा है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर ने नहीं दी। ठीक है, इसके अलावा और डिटेल आप अपने टॉपिक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक असम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की जो मेन पोस्टुलेट है वो बेसिक असम्पशन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। बेसिक असम्पशन क्या है वेस्पर थ्योरी की, कि एटम जो होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं ताकि उनमें रिपल्जन जो है वो कम से कम हो। ये वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट है। उसके अलावा अदर पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी कि बाकी जो पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी की वो भी आपने याद रखनी है। तकरीबन 4 पोस्टुलेट्स हैं, अगर लॉन्ग में है तो 4 और शॉर्ट में तो जिनका कम से कम 2 बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट से मिलेगा। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर आपको पता वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रही हैं असल में उसमें 2 न्यूक्लियाई को एट अ टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ 2 एटम्स के दरमियान। जबकि लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एट अ टाइम एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। इसी वजह से बॉन्ड पेयर जो होते हैं क्योंकि उनमें डबल अट्रैक्शन कर रही है तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई को बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं न्यूक्लियस के, और लोन पेयर में क्योंकि एक वक्त में सिंगल न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन हो रही होती है, इस वजह से उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, HF, F2 एंड N2। ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू VBD वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जहाँ पर आपने इंट्रो पढ़ा VBD के अंदर डायग्राम्स की मदद से इन चारों की एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया गया है। जो H2 है इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम का मतलब उसका भी S ऑर्बिटल उसका भी S ऑर्बिटल है। HF में हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल और F का कौन सा होता है, P ऑर्बिटल आ जाता है। F2 में दोनों ही F है तो दोनों के PP ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और जो N2 है उसमें आपको अगर याद हो तो P ऑर्बिटल्स होते हैं लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड N2 के अंदर बनते हैं। इसकी प्रॉपर डायग्राम जो है आपको VBD के अंदर से मिल जाएंगी, वो डायग्राम्स इनका आंसर।
समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, उसके अलावा sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को भी डिफाइन करते हैं। ये 4 अलग क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम और उनकी शेप भी एक जैसी है। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर वो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलाए थे तो वो sp3 कहलाती है। अगर एक s और 2 p मिले थे तो वो sp2 होगी, और अगर एक s और एक ही p ऑर्बिटल था तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है? सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड डाउन ओवरलैपिंग से बनता है, जब हेड टू हेड अप्रोच होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब पैरेलल अप्रोच से होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के। उसके अलावा साइड वे एंड हेड डाउन अप्रोच के दरमियान क्या फ़र्क है? हेड डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब दोनों ऑर्बिटल्स के हेड आपस में मिलते हैं, इस अप्रोच को हेड डाउन अप्रोच कहते हैं। इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब दोनों ऑर्बिटल्स की साइड्स आपस में मिलती हैं, ये साइड वे अप्रोच कहलाती है, और इस अप्रोच से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पूरा एक सीरीज मिलेगी एनर्जी की, कि सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की, ऐसे 100 आगे चलता रहेगा। ये सीरीज आपने यहाँ पर इसके आंसर में लिखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बोलने जा रहा हूँ, इस पर भी स्टार्ट लगा रहे हैं। इन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल sigma 2px has higher energy than pi 2py is equal to pi 2pz molecular orbitals। इसका भी प्रॉपर आंसर आपको MOT की टॉपिक के अंदर मिलेगा। रीज़न ही यानी कि टॉपिक ही बनाया ऐसा है इसके अंदर, तो मतलब कि वहाँ से आपने ये करना है MOT के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। ये भी आपको MOT के अंदर बनाया टॉपिक मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उसका फॉर्मूला और कोई एक एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके अलावा एक और शॉर्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, ये भी YHE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम 2 कभी नहीं होता, कि नहीं हीलियम होती है। ये क्यों नहीं होता है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ये MOT ने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। तो ये आपका बनाएंगे भी HE2 मॉलिक्यूल का MOT की एग्जाम्पल में पहली ही एग्जाम्पल होगी। इसकी आप MO डायग्राम बनाएंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, 0 आंसर आएगा, तो आप कह देंगे क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए ये जो है वो HE2 एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सिर्फ 2 और 6 करना है सिर्फ। और इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं ALP और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर 6 को डिटेल में डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं ALP के अकॉर्डिंग और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।